गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। कल वीडियो जो है बहुत कम लोगों ने देखा है। 9th क्लास के होम एग्ज़ाम होने हैं। यदि आप अभी भी अपने क्लास का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कतें हो सकती है। ठीक है। कल के वीडियो में जो है हमने नदियों के बारे में जाना था, उसकी अफवाह प्रणाली पढ़ी थी। उसके बाद जो है आज हम देखेंगे नदियों की अवस्थाएं कि उद्गम के से लेकर के नदियों के अंतिम अवस्था जहाँ पर वो समुद्र में जाकर विलीन होती है, उस स्थिति को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। तो पहली जो अवस्था होती है वह होती है युवावस्था या ऊपरी अवस्था, है ना, कि जहाँ से नदियों का जन्म होता है। अधिकांश नदियाँ जो है पहाड़ों या पठारों से निकलती है, छोटी सरिताओं या धाराओं के रूप में निकलती है। बाद में जो है उसमें बहुत सारी नदियाँ जो है जाकर मिलती है, जिससे उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहली अवस्था है युवावस्था। जब नदी उद्गम क्षेत्र से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो उसका वेग तीव्र होता है। यहाँ इसके द्वारा कटाव अधिक होता है। इस अवस्था में तल का कटाव अधिक व तट का कटाव कम होता है, जिसकी वजह से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसमें गहरी घाटियां और सक्रिय होती जाती है। जो घाटियां हैं वो गहरी और क्या होती है, सक्रिय होती जाती है। नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर और चट्टानी टुकड़ों को लेकर आगे बढ़ती है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम जो है बनाया हुआ है। यदि हम इसको मान ले कि ये पर्वत है और यहाँ से नदी का जन्म हुआ है, नदी का उद्गम। आपको पता है कि जब हम कोई चीज को जो है ऊंचाई से जो है नीचे गिराते हैं तो बहुत तेज गति से जाती है। नदियों के लिए भी सेम ऐसे ही होता है कि नदियां जहां पर से जन्म लेती है वहां से, क्योंकि पर्वतों का ढाल अधिक होता है, इसलिए नदी की गति भी अधिक होती है। और ऊंचाई से जब नदी आती है तो अपने मार्गों में जो भी बड़े चट्टान पत्थर हैं उनको बहाकर लेकर जाती है। नदियों के अपर्दन से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें वी आकार की घाटी जो है एक महत्वपूर्ण घाटी मानी जाती है। वी आकार की घाटी में क्या होता है कि नदी जब बहुत तेज गति से निकलती है तो अपने किनारों को ज्यादा चौड़ा करती है और तली की जो है गहराई अधिक करती है, जिससे क्या होता है कि एक वी आकार के शेप में जो है घाटियों का निर्माण होता है। इसे ही वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, ये वी आकार की घाटी है। इसमें क्या होता है, ये तली वाला हिस्सा है नदी का। ठीक है, इसकी गहराई अधिक है और ये जो है उसके पार्श्व वो भाग है, ये चौड़ाई है। तो नदी जो है तली वाले भाग को जो है जब अपने उद्गम से निकलती है तो अधिक गहरा करती है और चौड़ाई वाले भाग को किनारे वाले भाग को कम काटती है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। साथ ही साथ नदियां जो है जब अपने उद्गम से निकलती है तो जो कटाव करती है उसके साथ ही क्या होता है कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू को अपने साथ बहा कर लेकर जाती है, जिसे भूगोल की भाषा में हम अवसाद कहते हैं। ठीक है, तो नदियां अपने उद्गम से निकली, धीरे धीरे वो बहते हुए जो है पर्वत के नीचे मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जैसे वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो नदी की दूसरी अवस्था आ जाती है, जिसे हम प्रौढ़ावस्था, ठीक है, जिसे हम प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, पहली अवस्था यहाँ पर है, इसे हम युवावस्था कहते हैं, जहां पर से नदियों का जन्म होता है। तो नदियां जब पर्वतों से निकल करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वो अवस्था जो है नदियों की द्वितीय अवस्था या प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग होता है। अभी मैंने आपको बताया कि नदियां जहां से निकलती है पर्वतों का ढाल होता है। पर्वतों के ढाल होने की वजह से वो क्या होती है कि बहुत गति प्राप्त करती है और बड़े बड़े घाटियों का निर्माण करते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बालू ये टुकड़े रखते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में अवसाद कहते हैं। अब मैदानी भाग में जब नदियां प्रवेश करती है तो क्या होता है कि मैदान जो है समतल होते हैं, उसमें ढाल नहीं होती है, तो नदियों की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। थोड़ा सा रीड कर देते हैं, आप भी बुक देखिएगा। प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग। जब नदी पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब ढाल कम होने के कारण इसके जल की गति धीमी हो जाती है। इससे नदी में भार वहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। यहाँ पे भार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो पहले पॉइंट थे उसमें बताया था कि नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर जो है बालू उसको बहा कर लेकर आती है, वही भार जो है उसको अब वो आगे ले जाने में जो है सक्षम नहीं होती है। नदी इस भाग में किनारों का कटाव अधिक और तली का कटाव कम करती है, जिससे नदी की घाटी चौड़ी हो जाती है।
जबकि पहले वाले भाग में क्या होता है कि नदी जो है तली का कटाव अधिक करता है और अपने किनारों को जो है कम काटती है, जिससे वी आकार की घाटी, और इस दौरान जो है सक्रिय घाटियों का निर्माण होता है। अब जो है यहाँ पर नदियां क्या करती है कि उसकी गति कम होने की वजह से तली का कटाव कम करती है, बल्कि चौड़ाई में जो है वो कटाव अधिक करती है, जिससे जो भी घाटियां बनती है वो काफी चौड़ी होती है। पानी का वेग कम हो जाने के कारण नदी पहाड़ी भाग से लाई गई बालू, बजरी, मिट्टी आदि को निक्षेपित कर जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। यहाँ पर निक्षेपित या निक्षेपण, निक्षेपित या निक्षेपण से मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हैं उसको जमा करना। तो नदियां जो भी अपने साथ पदार्थ लेकर आई है उसको क्या करने लगती है, जमा करने लगती है। मैदानी भाग में नदी कोमल चट्टानों को सरलता पूर्वक काटती है और कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती। इस कारण नदी मुड़ती हुई सर्पाकार आकृति में बहती है। मैदानी भाग में जब भी बाढ़ आता है तब नदी का जल किनारों से होकर बहता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। यह पानी तटों से काफी दूर फैलकर अवसादों का जमाव करता है। यह जमाव बाढ़ का मैदान कहलाते हैं। ये मैदान काफी उपजाऊ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नदियां जो है पर्वतों से निकलकर जो है मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है। मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो नदियों में क्या होता है कि जो भी कंकड़ पत्थर लेकर आए हैं उन कंकड़ पत्थरों को जो है अपने किनारों पर जो है ये जमा करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जो है अब इसको अपने साथ में ले जाने में ये सक्षम नहीं है, क्योंकि नदी के जल की जो गति है वो कम हो जाती है। मैदानी भाग है, ढाल नहीं मिल पा रहा है, तो वो केवल उन उससे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है जिनको अपने साथ लेकर जा सकती है उसको लेकर आगे बढ़ती है और इस प्रकार जो है मैदानी भागों में जो है इस प्रकार का निर्माण करती है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बजरी युक्त मैदान, ठीक है, ये बजरी है, इसमें कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। ये उपजाऊ नहीं होते हैं क्योंकि ये मोटे कण वाले होते हैं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये बजरियां होती है। अब नदियां क्या होती है कि जो कोमल चट्टाने हैं उनको तो आसानी से काट लेती है, लेकिन जो कठोर चट्टाने हैं उनको वो काट नहीं पाती है। तो क्या करती है कि जहां पर कोमल चट्टाने हैं उन कोमल चट्टानों को पार करके वो आसानी से बढ़ जाती है। लेकिन अब मान लो यहाँ पे कठोर चट्टाने आ गई है तो नदियां क्या करती है, वहां से अपना मार्ग बदल लेती है, फिर मार्ग बदल लेती है, फिर मार्ग बदल लेती है, फिर मार्ग बदल लेती है। इस प्रकार नदियों का जो आकार है वो विसर्पण के आकार का बन जाता है, ठीक है। इसे ही जो है नदी का विसर्पण भी कहते हैं। तो नदियां जो है अपना मार्ग इस प्रकार बदलते रहती है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है और बारिश के मौसम में क्या होता है कि पानी अधिक होता है, जल का आयतन जो है, जल की मात्रा जो है उसमें बढ़ जाती है और जल की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि जो नदियां हैं वो क्या करती है, एक तो सबसे पहले इन विसर्पों को जो है पार करके वो सीधे बहने लगती है, ठीक है। नदियां क्या करती है, ऐसे सीधे बहने लगती है और ये जो भाग है ये छूट जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार का झील का निर्माण होता है, जिसे भूगोल में जो है हम कहते हैं गोखुर झील, गोखुर झील, या इसी को कहते हैं छाड़न झील। छाड़न झील इसलिए क्योंकि ये छूट जाती है और गोखुर इसलिए क्योंकि आप अगर दूर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे गाय के जो पैर का खुर होता है, इसलिए जो है इसे गोखुर झील कहते हैं, क्योंकि जब ये नदियां सीधी बहती है तो इसमें जल भरा रह जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने पढ़ा कि क्या होता है कि नदियां जो है मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो अपनी तली की कटाव जो है कम करती है और अपने पार्श्वों को ज्यादा काटती है, जिससे यहाँ पर चौड़ी घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा कि जिस दौरान नदी में बारिश का पानी जब आता है तो नदी जो है अपने किनारों को तोड़ करके जो है क्या करती है, बाहरी भागों में प्रवेश कर जाती है। आप देखेंगे ना कि बरसात के दिनों में जब आपके आंगन या घरों में पानी भर जाता है तो मिट्टी की एक पतली परत जम जाती है। तो वैसे ही जो है बरसात में जब बाढ़ का पानी नदियों का जो है आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है तो वहां पर भी जो है क्या होता है कि उन नदियों द्वारा एक नवीन काप मिट्टी की परत बिछा दी जाती है, जिसे ही जो है बाढ़ का मैदान कहते हैं और ये बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है बेटा। तीसरा वृद्धावस्था या निम्न भाग, ये नदी की अंतिम अवस्था होती है और इस दौरान जो है नदी जो है समाप्त होने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है। इस दौरान जो है ये डेल्टा का भी निर्माण करती है कि जो अवसाद होते हैं इन अवसादों को जो है वो अपने किनारों के बजाय अपने सामने जो है जमा करने लगते हैं और अपना रास्ता बदल करके जो है छोटी छोटी कई धाराओं में जो है मिलकर के जो है ये क्या होती है, समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। निक्षेप के अवरोध से नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इस जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो नदी अपनी अंतिम अवस्था में जो है बहुत छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। उसके जो अवसाद होते हैं, जो कंकड़ पत्थर वो अपने साथ लेकर गई रहती है,
उसे सामने ही वो निक्षेपित करने लगती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो है आपस में बनाती है। आपके बुक में जो है चित्र भी दिया हुआ है, एक मैदानी भाग का जहाँ पे नदी विसर्पण से चल रही है, और दूसरा अपनी अंतिम अवस्था में जहाँ पर नदियां जो है डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको नदी की अवस्थाएं जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।